कर रहे हैं हमारी उस बेटी पर जिसने पैरा ओलंपिक्स में देश को पहला मेडल, वो भी सिल्वर मेडल जिताने का काम किया है। और मैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भाविका को धन्यवाद तो करता ही करता हूं, साथ में आज सुबह फेडरेशन के जो हमारे तमाम सीनियर साथी थे उनने चर्चा कर टीटीएफआई की तरफ से 31 लाख रुपया भाविका को जैसे ही वो इंडिया वापस लौटेगी दिल्ली में फंक्शन कर फैसिलिटेट करने का फैसला लिया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने, देश के तमाम नागरिकों ने भाविका का आभार प्रकट किया है, ये अपने आप में दर्शाता है कि कोई भी इम्पेयर्डनेस, डिसेबिलिटी किसी को अपना लक्ष्य अचीव करने से रोकती नहीं है। और जिस तरीके से व्हील चेयर पर क्लास 4 जो टाइप का ये इवेंट था, इसके अंदर उसने अपना दमखम दिखाया है। ये मोटिवेट केवल मात्र टेबल टेनिस में ही नहीं, तमाम पैरा स्पोर्ट्स के अंदर हमारे आने वाले भविष्य के खिलाड़ियों को भी करेगी। और साथ में जिस तरीके से दीपा मलिक की लीडरशिप में पूरा कंटिंजेंट गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहला मेडल नहीं है, ये आने वाले दिनों में मेडलों की झड़ी लगाने का भी पैरा ओलंपिक्स में टोक्यो में काम करें। सेशन के बाद आप लोगों से मुलाकात तो नहीं हुई, मगर कई चर्चाएं बारी बारी जो लैंड एक्विजिशन पे अमेंडमेंट आई है उसके ऊपर विपक्ष के कई साथियों ने निरंतर करी है। मैं कई डाटा आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जनवरी 2021 से लेकर अगस्त के अंतिम दिनों में हम बैठे हैं और ई भूमि के माध्यम से अलग अलग 49 प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि नॉन लीनियर प्रोजेक्ट्स थे, जैसे एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात थी, मंडी बनाने की बात थी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन की बात थी, अलग अलग 49 प्रोजेक्ट्स के लिए हरियाणा सरकार ने 845 एकड़ जमीन किसानों से ली है, जिसके बदले में 360 करोड़ के लगभग पैसा किसानों को मिला है। और उसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी बड़ी वेरिएशन के हैं, जैसे एम्स रेवाड़ी है, जो कि बहुत लंबी एक मांग भी उस इलाके की थी, लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया। हमारी 3 दिन पहले बैठक हुई और 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 140 एकड़ जमीन किसानों ने अपनी सहमति से उस प्रोजेक्ट के लिए देने का काम किया। करनाल एयरपोर्ट की हमारी एयर स्ट्रिप के एक्सटेंशन का काम था, 52 एकड़ जमीन उसके लिए आई। जींद हमारा पुराने जिलों में से एक जिला गिना जाता है और एक बहुत बड़ी समस्या जींद के अंदर पीने के पानी की थी, और उसके लिए ओवर द पीरियड हमारे प्रयास भी रहे कि वहां वाटर वर्क्स की जो एक डिमांड है उस शहर की, उसको पूरा किया जाए। और पिछली जो हमारी ई भूमि की बैठक थी, वहां किसानों ने अपनी सहमति से 46.9 एकड़ जमीन सरकार को देने का फैसला लिया है। और उसके साथ लगती हुई 10 एकड़ जमीन और 2 फार्मर्स की हमने उनसे भी आग्रह किया है कि वो सेम रेट पर अगर देना चाहे तो सरकार उसको जरूर लेगी। मगर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ये जो शायद पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आज से बहुत सालों पहले बन जाने चाहिए थे, मगर ये डिले इसकी वजह से आया। चौटाला गांव के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 20 एकड़ जमीन आई है। फरीदाबाद से नोएडा को कनेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए ब्रिज बन चुका, मगर रोड एक्सेस पिछले 5 सालों से नहीं हो पाया था क्योंकि उसकी लैंड एक्विजिशन नहीं हो सकती थी। मगर इस बार ई भूमि के अंदर फार्मर्स की सहमति से हमने 40 एकड़ जमीन 90 लाख से लेकर 1 करोड़ और 15 लाख के बीच की वैल्यू की अलग अलग कलेक्टरेट्स की लैंड थी, उनकी सहमति से, आपसी सहमति से हमने लेने का काम किया है। और तो और आज से 9 महीने पहले कहा जाता था कि मंडियां बंद हो जाएंगी। इस
पिछली बैठक के अंदर हमने सिरसा के अंदर नई अनाज मंडी, क्योंकि शहर की मंडी बहुत छोटी पड़ती थी और प्रिक्योरमेंट पैडी की, वीट की बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, कॉटन की बहुत बड़ी मंडी है, 56 एकड़ जमीन अलग अलग फार्मर्स से, जो हमारा नया नेशनल हाईवे का बाईपास बना है NH9 का, उसके ऊपर 56 एकड़ जमीन नई अनाज मंडी के लिए हमने लेने का काम किया। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा, कई ऐसे लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं और उसकी चर्चा डिटेल के अंदर भी हमने हाउस में भी करी थी। उनके अंदर आज भी NHAI है और जो हमारा लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट है, उसके अंदर निरंतर एक्विजिशन होती रही है, मगर क्योंकि उसमें डिलेड पीरियड चलता है और एक कोर्ट में जाने की भी प्रक्रिया है, उसके लिए हमें ये अमेंडमेंट करनी पड़ी थी। और इससे किसी की ना तो जमीन नॉन लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए ली जाएगी या नॉन डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए या नॉन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं ली जाएगी। अगर आने वाले समय में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स जैसे वाटर वर्क्स है, एयरपोर्ट एक्सटेंशन है और जो प्रोजेक्ट्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, उनको हम ई भूमि के माध्यम से ही लेने का काम करेंगे। जहां प्रिक्योरमेंट की बात आती है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, खरीफ के सीजन में हमने टोटल 15,325 करोड़ रुपया फार्मर्स के खाते में डीबीटी करने का काम किया। इसके अंदर जो हमारे आड़ती भाई हैं, उनको 340 करोड़ रुपया जो उनकी सर्विसेज है, उनकी आड़त है, दामी के तौर पे देने का काम किया। पहली बार हुआ कि 9% इंटरेस्ट रेट पे अगर किसी फार्मर की पेमेंट डिले हुई तो 1,20,00,000 के लगभग उसको इंटरेस्ट हरियाणा सरकार ने उसके खाते में ही डीबीटी कर देने का काम किया। और आने वाले दिनों में जब पैडी की, बाजरे की, मूंग की, मूंगफली की, मक्की की प्रिक्योरमेंट होगी, उसके अंदर भी तमाम फार्मर्स को इसी तरीके से डीबीटी के माध्यम से 48 से 72 घंटे के बीच में उसकी पैसे को ट्रांसफर भी करेंगे और अगर डिलेड होगा तो उसका इंटरेस्ट देने का भी हम निर्णय लेंगे। पैडी के लिए रबी के अंदर मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि जीरी के लिए 199 मंडी पूरे हरियाणा में हमने नोटिफाई कर दी और 25 सितंबर से 1940 रुपए प्रति क्विंटल MSP के ऊपर हम जीरी खरीदने का काम करेंगे। बाजरे के लिए 86 मंडियां प्रदेश भर के अंदर नोटिफाई करी गई हैं। मक्की के लिए 19 मंडियां पूरे प्रदेश भर के अंदर नोटिफाई करी गई है। मूंग के लिए 38 मंडियां और मूंगफली के लिए 7 मंडियां प्रदेश के अंदर नोटिफाई करी गई है। MSP में आपके साथ साझा कर दूं, बाजरे का 1250 प्रति क्विंटल है, मक्की का 1870 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग का 7275 रुपए प्रति क्विंटल और मूंगफली का 5550 रुपए प्रति क्विंटल है, जिसकी प्रिक्योरमेंट 1 अक्टूबर से तमाम डेजिग्नेटेड मंडियों पे करी जाएगी। बाजरा 2250 रुपए 2250, मूंग का 5550 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग का है 7275 रुपए प्रति क्विंटल, 38 मंडियां है। मूंगफली का 5550 रुपए 7 मंडियां है, मक्की की 1870 रुपए 19 मंडियां है। साथ में मैं एक चीज आपके साथ जरूर साझा करना चाहूंगा कि हमने पिछले दिनों प्रदेश भर के अंदर जो अन्न वितरण प्रोग्राम था उसकी शुरुआत करी और उसके अंदर 60,000 मेट्रिक टन वीट 1,22,00,000 लाभार्थियों को हमने नवंबर 2021 तक देने का निर्णय लिया है। 18 अगस्त को और 19 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में उत्सव के तौर पर बनाया गया है और 32 स्टेट्स और यूटीज के अंदर वन नेशन वन कार्ड के माध्यम से तमाम लोगों को इसका बेनिफिट आज मिल रहा है। एक जरूर खासियत है वन नेशन वन कार्ड की कि आज हमारे प्रदेश में 16,828 ऐसे कार्ड होल्डर है जो हरियाणा प्रदेश के राशन कार्ड होल्डर नहीं है,
पर वो हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना का लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। कई लोग बारी बारी सरसों का तेल बंद हो लिया इसका विषय बनाकर चर्चा कर रहे हैं। हाउस में भी कांग्रेस के सदस्यों ने इसका सवाल भी लगाया था और उसका जवाब दिया। उस दिन के बाद ट्रांजैक्शंस और हुई है। मैं आपके साथ साझा कर दूं कि हमने ये निर्णय लिया था कि प्रति परिवार को 2 लीटर सरसों के तेल की बजाय, क्योंकि इस बार सरसों की प्रोक्योरमेंट 0 थी गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा, तो 250 रुपए प्रति परिवार को जो देने का एएवाई में और बीपीएल में हमारी सरकार का निर्णय था, उसके अंदर आज के दिन 7,20,000 से ज्यादा कार्ड होल्डर्स को हमने ये पैसा डीबीटी किया है, जिसका कुल अमाउंट 17.95 करोड़ रुपया है। और इस महीने का अगर इंक्लूड हम करें अगस्त का, तो ये अमाउंट दुगना हो जाएगा। 1795 का मतलब 35 करोड़ से ज्यादा रुपया डीबीटी के माध्यम से उन कार्ड होल्डर्स के खाते में हम जाएगा। इसके अंदर लगभग 11,41,000 एएवाई और बीपीएल कवर होते थे, जिसके अंदर से 7.2 लाख लोगों के अकाउंट को हमने वेरीफाई कर दिया है। लगभग 4.2 लाख कार्ड होल्डर ऐसे हैं जिनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज ने मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in एक पोर्टल बनाया है, जो पीपीपी के साथ भी लिंक्ड है, आपके राशन कार्ड के साथ भी लिंक है। मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि अगर आप इसको आम जनता तक पहुंचाएं तो हम जल्द से जल्द उन 4.25 लाख लाभार्थी जिनके अभी अकाउंट्स अपडेटेड नहीं है आधार के साथ या उनके राशन कार्ड के साथ या परिवार पहचान पत्र के साथ, उनको भी लाभ उसका मिल जाएगा। एक चीज जरूर मैं एडिशनली कहना चाहूंगा कि जो लाभ है ये नहीं है कि जिस दिन अकाउंट अपडेट होगा उस दिन के बाद मिलेगा। ये सरकार ने निर्णय जिस दिन लिया है, जुलाई अगस्त, अगर 2 महीने का कोई सितंबर में अकाउंट बना अपना अपडेट करेगा तो उसको जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का इकट्ठा 750 रुपए हम डीबीटी करने का काम करेंगे। एक हमारे राशन डिपोज को फेयर प्राइस शॉप के और आगे ले जाने के लिए हमने पायलट प्रोजेक्ट 5 जिलों में और अलग अलग फेयर प्राइस शॉप्स के ओनर्स के साथ मिलकर शुरू किया था, जिसके अंदर 4 मल्टीनेशनल कंपनीज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे साथ जुड़ा था। ये प्रोग्राम थे सी समर्थ और एफएमजीसी कल्याण, और उसके अंदर आज 8 हफ्ते पूरे होने पर मुझे खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए कि हमने 7 दुकानें चुनी थी जिनके अंदर एसबीआई ने डिपो होल्डर्स को ट्रेनिंग दी थी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, और उनको लिंक किया था कि वो भी बैंक का एक सब बैंक के तौर पे काम करें। और उन 7 दुकानों में 8 हफ्तों में 24,40,000 रुपया ट्रांजैक्ट हुआ जुलाई में, और 27,60,000 रुपया ट्रांजैक्ट हुआ अगस्त के महीने में आज तक। और ये बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है कि ये पायलट हरियाणा प्रदेश ने अपने फेयर प्राइस राशन डिपो शॉप्स के साथ शुरू किया था। इसके साथ साथ जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हमने जोड़ी थी 63 शॉप्स के साथ 5 जिलों में, जिसमें करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर और पंचकुला है, उनके अंदर 7,04,000 रुपए की उनने इन्वेंट्री परचेज कर और 2,29,000 रुपए की सेल इन मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स की अपनी फेयर प्राइस शॉप से 8 हफ्तों में करने का काम किया। और अब हमारा टारगेट है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर के अंत से पहले जो हमारे पायलट डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, जो क्वालिफाइड लिटरेट फेयर प्राइस शॉप ओनर्स हैं, उनको 7 नहीं बैंकिंग फैसिलिटी के लिए टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हम 500 ऐसी राशन डिपोज को बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और साथ में जो पायलट प्रोजेक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज का 5 जिलों में शुरू किया गया था, उसको 22 के 22 जिलों के अंदर ले जाने का हम काम करेंगे। जहां रेवेन्यू कलेक्शन की बात आती है, मैं आपके साथ साझा कर दूं कि वैट, सीएसटी, जीएसटी और एक्साइज, ये 4 प्रकार के
प्रदेश में हम टैक्स कलेक्शन करते हैं। इसके अंदर 18-19 में हरियाणा प्रदेश की टोटल कलेक्शन जो थी वो 37,350 करोड़ रुपए की थी। 19-20 की 39,837 करोड़ रुपए की थी। और डिस्पाइट कोविड 20-21 के अंदर हमारा जो टैक्स कलेक्शन था चारों ब्रांचेस का वो 45,115 करोड़ रुपए था, जो कि 13.26% इंक्रीज था। जिसके अंदर अगर मैं सिर्फ 1 अप्रैल से लेके और आज तक की बात करूं 29 अगस्त तक की, तो 20-21 में हमारा कलेक्शन 12,831 करोड़ हुआ। और 21-22 में जबकि हमने कोविड की सेकेंड वेव भी इसके दौरान देखी, मगर क्योंकि इंडस्ट्रीज भी चलती रही और दुकानों को भी हमने स्टैगर्ड तौर पे खोला, इसके अंदर मुझे भी खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए कि जो टैक्स कलेक्शन है दैट हैज इंक्रीज्ड इन दीज 4-5 मंथ्स फ्रॉम लास्ट ईयर इट वाज 12,831 करोड़ और इस साल अब तक आज तक 1 अप्रैल से 20,558 करोड़ रुपए है, जो कि लगभग 58% का इंक्रीज है फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर के इस पैर के अंदर। साथ में जो हमारे वेंड्स की ऑक्शनिंग, क्योंकि सेकेंड वेव में लॉकडाउन रहा, डिलेड रही और जून के अंदर जाकर हमारा एक्साइज ईयर शुरू हुआ था। लास्ट ईयर हमारा टारगेट ये था कि रिजर्व प्राइस 3128 करोड़ था और जो हमारे ऑक्शंस हुए थे जिसमें हमारे 2 वेंड ऑक्शन भी नहीं हो पाए थे सोनीपत के, उसके बावजूद भी हमारी कलेक्शन जो थी वो 3559 करोड़ रुपए की थी। इस साल कोविड में हमने निर्णय लिया था कि 10% इंक्रीज पे अगर कोई अपने वेंड रिटेन करना चाहता है तो रिटेन कर सकता है। उसके अंदर 85% के लगभग हमारे जो वेंडी थे उनने अपना रिन्यूअल कराया। उसके साथ साथ बचे 15% भी पहली बार है प्रदेश के इतिहास में कि लेस देन 50 डेज में तमाम हमारे जोन्स ऑक्शन हुए और जो कुल रेवेन्यू आया है वो पिछले साल जहां 3559 करोड़ था, इस साल 3803 करोड़ रुपीस है, जिसमें 250 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई है। साथ में हमारे जो नए एक्ट में एक्साइज में अमेंडमेंट्स थे और सख्तियां बरती गई, उसमें पिछले साल 1249 ब्रीच केसेस हमने प्रदेश में दर्ज किए और उसके बदले में 257 करोड़ रुपया पेनल्टी के तौर पे हमने अलग अलग लोगों पे लगाए। कई लोग लिटिगेशन में गए, कई ने पेनल्टी भरने का काम किया, कई आज डिपार्टमेंट को अपनी रिप्रेजेंटेशन देके उस पर इंक्वायरी झेल रहे हैं। उसके बावजूद भी 257 करोड़ में से 136 करोड़ रुपया हमने पूरी तौर पर रिकवर करने का उन लोगों से काम किया है। एक चीज और कि जो हमारा एडिशनल कोटा डिपार्टमेंट का उठता है उसमें 17-18 में 12.9% था, 18-19 में 3.7% था, 19-20 के अंदर मैं नहीं बता सकता क्यों 0.05% था, मगर 20-21 के अंदर क्योंकि सख्ती रही, नए लॉ का लोगों को डर रहा, 25.45% एडिशनल हमारे एक्साइज का कोटा उठा है। साथ में लास्ट ईयर लैंड रजिस्ट्रेशन को बारी बारी लोगों ने टारगेट किया। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लास्ट ईयर अगस्त के सेशन में हमने 7A का जो लॉ था उसमें अमेंडमेंट करी थी और कहा था कि अब 1 एकड़ नहीं, अब 1000 गज से ऊपर की कोई रजिस्ट्री होगी उसके लिए एनओसी की जरूरत नहीं, मगर 1000 एकड़ से अगर नीचे की कोई रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसको डीटीपी से और यूएलबी से दोनों से एनओसी लाने का काम करना पड़ेगा। पिछले सितंबर से लेकर आज तक 2.8 लाख डीड्स हमारे अर्बन एरियाज में रजिस्टर हुई है, जिसके अंदर 6184 डीड्स ऐसी है जिनके अंदर एनओसी लेकर दोनों डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन हुई है। टोटल जो स्टैंप ड्यूटी थी वो 19-20 के अंदर हरियाणा सरकार को 5368 करोड़ रुपए की आई। कोविड 20-21 को हिट किया जिसके अंदर 4509 करोड़ रुपया हमारा टोटल कलेक्शन था, मगर
एक अच्छी चीज है कि इस बार हमारी तहसीलें सुचारू तौर से चलती रही और आज तक 1 अप्रैल से लेकर आज तक जो स्टैंप ड्यूटी प्रदेश को आई है वो पिछले इन 4-5 महीनों के अंदर 2692 करोड़ है। और मेरा ये अनुमान है कि जो हमारा 19-20 का 5368 करोड़ था, आज उसका 50% हमने अचीव किया है। और इसको देखते हुए हम शायद 6 और 7 हजार करोड़ के बीच में स्टैंप कलेक्शन इस साल करने का काम करेंगे। वहीं जहां रजिस्ट्रेशन की बात करी जाती है, रजिस्ट्रेशन फीस जो डिपार्टमेंट को 19-20 में 332 करोड़ आई, 20-21 के अंदर क्योंकि तहसीलें निरंतर कोविड की वजह से बंद रही फिर भी 338 करोड़ आई। आज 21-22 के अंदर अगर हम 3-4 महीने के इस दौर को देखें तो हमने हमारा 19-20 का जो था उसका भी 40% अचीव करने का काम किया, जो कि 193 करोड़ है कंपैरेटिवली 19-20 पूरे वित्त वर्ष के अंदर, जहां 432 करोड़ था। 338 करोड़ 20-21 में था, 19-20 में 432 करोड़ रुपए था और 20-21 में आज 29 अगस्त से पहले 28 अगस्त की अगर मैं रात की बात करूं तो 193 करोड़ रुपीस हमने उसके अंदर कलेक्ट करने का काम किया है। एक चीज और, जो हरियाणा प्रदेश से शुरू होकर आज देश भर के अंदर 8 राज्यों में स्वामित्व के तौर से जानी जाती है, जिसको हमने नाम दिया था लाल डोरा मुक्त ग्राम। इसके अंदर आज के दिन में पूरा सर्वे जो है वो हरियाणा प्रदेश के 2409 गांव का हो चुका है, जिसमें 8 अलग अलग फेजेज हैं और उसके अंदर 8,18,000 हमने प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया है और उसके साथ साथ 1,75,000 ओनर्स को उनकी डीड्स भी हरियाणा सरकार दे चुकी है और 1,75,000 जो डीड्स है वो ले आइए उक्काया होम